औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सैयद मेहदी रज़ा अल अज़हर हॉस्पिटल से आलपुर में एज ए फैमिली फिजिशियन काम करता हूँ। और आज मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को ये करंट इशू के ऊपर कुछ आपके साथ शेयरिंग की जाए। जिस तरह कि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा पैनिक सोसाइटी में कोरोना वायरस के वजह से फैला हुआ है, और नो डाउट ये नया वायरस है और हमारी बॉडी ने सारी उम्र इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था किया। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इसकी आउटब्रेक हो गई है। तो हमारा डिफेंसिव सिस्टम भी इससे पहले आशना नहीं था, और इसी तरह हमारा हेल्थ सिस्टम भी इससे आशना नहीं था। तो एक नया वायरस है और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इसने हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ केयर को डिस्टर्ब किया। तो कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा आपसे। ये है कि सबसे पहले तो ये मैसेज अपने ज़हन में रखें कि ये बहुत कोई ख़तरनाक, जिस तरह का मीडिया में इसको फैलाया जा रहा है कि बहुत ख़तरनाक वायरस है, जानलेवा है। नो डाउट जानलेवा है, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें डर के अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इसके लिए तैयार रखें और इसके साथ लड़ना है, इसके साथ इससे डरना नहीं है। और लड़ना किस तरह से है? बहुत आसान तरीका कि आपने अपने आप को एहतियात के लेवल पे लेके जाना है, मोहतात रहना है अपनी लाइफ को, अपने उठने बैठने, चलने फिरने और मिलने मिलने में, जिसका मैं बाद में जिक्र करूँगा कि आपने इसको लड़ना है तो इस तरह लड़ना है और इससे जीतना है, और इंशाल्लाह जीतेंगे। तो कोविड-19 के नाम पे ये वायरस मशहूर हुआ है कि कोविड मीन्स के कोरोना वायरस इंट्रोड्यूस इन दिसंबर 19। इस तरह का हमारे मेडिकल में जो भी कोई नया वायरस आता है, जो नई इन्वेंशन होती है, उसका नाम रखा जाता है। इसको कोविड-19 का नाम दिया गया। दिसंबर में 29 दिसंबर से इसकी आउटब्रेक वुहान से, चाइना से इसकी शुरू की। और वायरस में ये इन्फ्लुएंजा वायरस की फैमिली में से आता है कि इसमें जिस तरह का फ्लू लाइक सिंड्रोम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं और फ्लू कॉज करता है। तो ज़्यादा ये जोनोसिस बीमारियों में से पाया जाता है। इसको जोनोसिस वो बीमारियाँ होती हैं कि जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं, या ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो बेहद वक्त इंसानों में भी होती हैं और जानवरों में भी होती हैं। तो ये वायरस असल में जानवरों का वायरस था। रेप्टाइल, जो रेंगने वाले जानवर थे, उनमें से या और भी कुछ किस्म के जानवरों में पाया जाता है। अभी इस पर तहकीक हो रही है। तो वहाँ से ये शिफ्ट हुआ और चंद लोगों को इसने अफेक्ट किया, और क्योंकि इसके बारे में कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी और ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसमिट होता रहा एक शख्स से दूसरे शख्स में। तो फिर पूरे के पूरे शहर इसने लपेट में ले लिया। शुरू में तो इसको समझ नहीं थी कि ये किस टाइप का वायरस है और किस किस्म का ये फ्लू है कि जो होता है। तो सारी सिम्टम से स्टार्ट है, लेकिन बहुत ही शिद्दत में ये चला जाता है। नमूनिया, और फिर नमूनिया से फिर कन्फ्यूजन, और फिर कॉमा, डी कॉमा, और फिर डेथ की तरफ चला जाता है। तो इसका ट्रांसमिशन जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है कि एक शख्स की ये वायरस आता है किसी शख्स से जाके, सबसे पहले जो जिस जगह पे बैठता है वो गले में बैठता है। हमारे टॉन्सिल्स के पीछे खास स्क्रिप्ट्स होते हैं, एक जगह होती है, वहाँ पे जाके ये बैठ जाता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। 4 दिन या 4 से 6 दिन ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आहिस्ता सिम्टम्स इसकी ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। और इसकी सिम्टम्स में सबसे पहले तो गले का दर्द शुरू होता है,
टेस्ट और स्मेल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फ्लू लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, छींकें आती हैं, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, फीवर तेज़ होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद सांस की नालियों में ये स्वेलिंग पैदा कर देता है। स्वेलिंग होने की वजह से सांस की डिस्टर्बेंस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है। सांस को एफर्ट्स के साथ लेना पड़ता है पेशेंट को, और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाती है, और फिर इसके बाद ये फेफड़ों में दाखिल होकर फेफड़ों की टिश्यू को स्वेलिंग पैदा कर देता है, और फेफड़े काफ़ी डिफ़िकल्टी में चले जाते हैं। फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो जाता है, फेफड़े सख्त हो जाते हैं, ऑक्सीजन और खून का आपस में जो परफ्यूजन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है। इसके अलावा फेफड़ों में पानी आना शुरू हो जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से, नाक आंखों से पानी, एक फ्लड आ जाता है फ्लू का, और काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, और इसमें फिर बाज़ पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, और वेंटिलेटर से फिर अगर ये बीमारी कंट्रोल ना हो तो डेथ की तरफ भी चली जाती है। तो इसमें 3 किस्म के लोग जो है ना वो हमें मिलेंगे, और 3 किस्म के पेशेंट होंगे, और खुशकिस्मती की बात यह है कि 80% पेशेंट ऐसे होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जिनमें कोई अलामत नहीं होंगी। हेल्दी कैरियर हम उनको कहते हैं, वो हेल्दी कैरियर होंगे, घूम फिर रहे होंगे हमारे दरमियान में विदाउट एनी सिम्टम, उन्हें कोई सिम्टम नहीं होंगी, और वो हमारे दरमियान में घूम फिर रहे होंगे, और हल्की फुल्की सी उन्हें नकाहत कमज़ोरी या फ्लू थोड़ा सा होगा, और वो सेल्फ मेडिकेशन से या सेल्फ रेमेडीज़ घर में जो शाना वगैरह पिएंगे, घर पर गरारे वगैरह करेंगे, ठीक हो जाएगी। वो हेल्थ कैरियर अपने लिए तो वो उनको ये वायरस कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम ने उस वायरस को काबू में कर लिया होता है। लेकिन परेशानी की ये बात है कि वो इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं और दूसरों को दे सकते हैं, और हो सकता है कि जो दूसरा बंदा इस वायरस को ले वो इसको ज़्यादा देर और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस तरह काबू ना कर सके जिस तरह वो पहला शख्स ने कर लिया। मे भी इसका इम्यून सिस्टम किसी वजह से कमज़ोर है, और ये वायरस उसके अंदर एक बीमारी की शिद्दत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे और उसके लिए प्रॉब्लम हम हो। तो इसीलिए सबसे बड़ा इस वायरस के मुकाबले में जो लड़ने का और ये लॉकडाउन करने का और फासला सोशल डिस्टेंस रखने का और अपने आप को कवर करने का, मास्क पहनने का, यही है कि ये जो हेल्दी कैरियर्स घूम फिर रहे हैं ना हमारे दरमियान में, जो जिनका ना तो उनकी सिम्टम्स कोई आती हैं कि हम स्क्रीनिंग कर सकें और पता चले जी इसमें वायरस है और इसको आइसोलेट कर दें, तो ये हेल्दी हमारी सोसाइटी में घूम फिर रहे हैं और कोई पता नहीं किस में ये वायरस है। इस वजह से ये एहतियातें सब कही जाती हैं कि एहतियात करें, जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना बेहतर है, ताकि आप हेल्दी कैरियर से अपने अंदर ये वायरस ना ले जाएं, और हो सकता है कि आप इस वायरस को सही तरीके से आपकी बॉडी डील ना कर पाए। 80% लोग इस तरह के होंगे जो हेल्दी कैरियर होंगे, थोड़ी सी उन्हें इन्फेक्शन होगी और बहुत ठीक होगी, और 10% पेशेंट ऐसे होंगे कि जो किसी सिम्टम्स के साथ डॉक्टर्स की तरफ रिव्यू करेंगे, मीन्स कि उनको थोड़ा सा बुखार तेज हो जाएगा, गला ज़्यादा दर्द करना शुरू हो जाएगा, चेस्ट में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, थोड़ा तेज हो जाएगा, और फिर वैसे भी कॉन्शियस है लोग और वो डॉक्टर की तरफ रिव्यू करेंगे। लेकिन वो लोग भी कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट उनको भी ज़रूरत नहीं होगी, आम एक सादे नज़ले ज़ुकाम खांसी बुखार की ट्रीटमेंट के साथ वो, और उनकी भी क़ुव्वत मदाफ़ियत बेहतर ही तकरीबन होती है कि वो एक माइल्ड से मॉडरेट सी सिम्टम्स में रहते हैं और फिर वो खुद बहुत ठीक हो जाते हैं आफ्टर 7 to 14 डेज़ के अंदर अंदर, तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ 10% पेशेंट ऐसे होंगे जो सीरियस इलनेस की तरफ जाएंगे,
वेरी सीरियस टू वेरी सीवियर उनमें बीमारी चली जाएगी। तो उसमें यह है कि कुछ % लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होगी, और इम्यूनिटी किन लोगों की मामूलन कम होती है, डायबिटिक पेशेंट है उनकी इम्यूनिटी मामूलन कम होती है, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ या स्टीरॉयड वगैरह यूज़ कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और दूसरी बीमारी कहीं है कि जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं उनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो फिर वो पेशेंट इस वायरस को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सारी बॉडी में मिक्स हो जाता है और बीमारी इख्तियार कर लेती है। तो ये 10% लोग हैं, इनमें से कुछ वेंटिलेटर्स में चले जाते हैं, वेंटिलेटर इनको ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट देनी पड़ती है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, तो ये हॉस्पिटल्स में ICUs में एडमिट होंगे। और ओवरऑल टोटल 100 पेशेंट अगर पकड़े जाए तो इसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हमारी कंट्री में तो 1% भी नहीं पहुंचा। सबसे ज़्यादा जो इटली में है तो 10% समथिंग पे चला गया। तो ओवरऑल इस बीमारी का डेथ रेट 4% के करीब है। 100 में से 4% लोग जो है वो उनकी डेथ होती है, बाकी रिकवर हो जाते हैं और अच्छा रिकवर होते हैं और एक ऐसी इम्यूनिटी ले लेते हैं कि कुछ अर्से तक वो काफ़ी ज़्यादा इस वायरस के अगेन री अटैक से बच जाते हैं। तो ट्रीटमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो अभी तक कोई इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं आया। जो पेशेंट एडमिट होंगे उनके लिए तो कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि वो हम चीन से एक्सपीरियंस लिया, इटली से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक हम चलते हैं और पेशेंट जो अगर आए तो उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक चलेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे आउटकम इसके हमें मिलेंगे। और कुछ मेडिसिन ऐसी इंट्रोड्यूस हो रही हैं सोशल मीडिया पे या कुछ लोगों के थ्रू कि ये कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि ये इफेक्टिव है प्रोफिलेक्टिकली बिफोर ये कि आप बीमारी आपको अटैक करे, वायरस आपको मिले, इससे पहले आप अपने आप महफूज करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि जिनसे एंटी मलेरिया की ऊपर बातें हो रही हैं। लोग अभी ये इसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल फेज में है और मेडिसिन लॉजिकली कुछ हमने भी पढ़ा है कि कुछ बेहतर इसके रिजल्ट मिल सकते हैं अगर हम प्रोफिलेक्टिकली इन्फेक्शन में पड़ने से पहले अगर हम इनको कुछ ले लें तो कुछ अरसा हम इससे महफूज रह सकते हैं। बहरहाल एनी हो, हमें अभी जो हमने जो काम करना है ना वो प्रिवेंशन के ऊपर काम करना है, एहतियात के ऊपर काम करना है, बीमारी से बीमारी हमें मिले ना इससे हमने बचना है कि हमें ये वायरस हमारे अंदर ना ही जाए तो बेहतर है। तो इसके लिए हमें प्रिवेंशन पे काम करना है और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए 3 मेजर चीज़ें हैं, अगर आप उन पर अमल कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो सकती है। सबसे पहले ये कि आपने अपने आप को पानी की कमी अपनी बॉडी में नहीं होने देनी, आपने गले को खुश्क नहीं होने देना, गले को बार बार ताज़ा करते रहना है, थोड़ी देर बाद आपने पानी का इस्तेमाल करना है, 1-2 बूंद नीम गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा है। 25 से 30 डिग्री तक का कहते हैं पानी जो है वो इजीली पिया भी जा सकता है, गरारे भी किए जा सकते हैं, गला भी साफ किया जा सकता है। वो वाला पानी आप कुछ देर बाद 2 बूंद 3 बूंद पी के गला साफ करते रहे। गला आपका खुश्क नहीं होना चाहिए ताकि ये गले में जाके जहाँ पे लगता है वायरस वहाँ से ये मैदे में चला जाए। और मैदा एक बेहतरीन एक डिफेंसिव सिस्टम है हमारे पास के जो बहुत से वायरसेस को, बहुत से बैक्टीरिया को मैदे का जो
एसिड है उसको किल कर देता है। और ये वायरस भी अगर हमारे मैदे में चला जाए तो ये किल हो जाता है, अगर फेफड़ों में चला जाए तो वहाँ पर सर्वाइवल के लिए इसके लिए माहौल बड़ा साजगार होता है, वो सर्वाइव कर जाता है। तो पहली बात ये कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, अपने बॉडी के नमकियात का ख्याल रखना है कि नम किसी तरह कम ना हो, और नमकीन पानी नमकीन चीज़ें इस्तेमाल करें। कैफ़े बहुत अच्छे है, हमारे जुशान बहुत अच्छा है, ग्रीन टी बहुत अच्छी है, और देसी कैफ़े जो हम घरों में बना के पीते हैं जिसमें सौंफ इलायची दालचीनी का कहवा बना के वो थोड़ा थोड़ा हम पीते रहें बहुत बेहतर उसको। और दूसरे नंबर पे आपने विटामिन सी और सिट्रस फ्रूट्स जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करना। और विटामिन सी की तो आपको कुछ टैबलेट्स भी मार्केट में मिलती हैं, वो लेके कुछ देर बाद आप चूस लिया करें उनको। और दूसरा सिट्रस फ्रूट में ये आता है कि आपके लीमू है, किन्नू मौसमी, ये वाला ग्रुप आ रहा, माल्टा किन्नू मौसमी लीमू, चंद कतरे लीमू के काफ़ी होते हैं, एक गिलास में डाल के वो पिए। तो ग्रेप फ्रूट है, तो ये सारी चीज़ें, ऐसे जिंक है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को पावरफुल करने के लिए, वो ये है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करें। किसी भी किस्म का टेंशन स्ट्रेस लाइक ये इसी डिजीज़ का टेलीविज़न मीडिया स्ट्रेस, इसको कम करें। और अवेयरनेस ज़रूर लें, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग को अपने अंदर से ख़त्म करें, अपनी बॉडी को स्ट्रेस में ना जाने दें, डिप्रेशन में ना जाने दें, अपनी नींद बहुत पूरी करें। इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए नींद बहुत अच्छी है, आप 7 से 8 घंटे आपके 24 आवर में नींद होनी चाहिए। उठे तो फ्रेश उठे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेहतरीन होगी। और ये 3 चीज़ें, एक तो पानी का इस्तेमाल, लिक्विड्स पानी और कैवे वगैरह इनका इस्तेमाल, दूसरे नंबर पर सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल, विटामिन सी का इस्तेमाल, जिंक का इस्तेमाल, और इसी तरह स्ट्रेस और एंजाइटी और प्रेशर और बॉडी की थकावट वगैरह, इससे आपने परहेज कर, आपकी इम्यूनिटी बेहतरीन रहेगी। और इम्यूनिटी बेहतर रहेगी तो आप उन 96% लोगों में से होंगे जो इस बीमारी में से रिकवर होंगे। तो बाकी जो एहतियातें हैं, एहतियातों में आपने वही जो मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर आप सब वगैरह है माशाल्लाह कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अव्वल तो बाहर ना जाए, अपने कुछ क्रिएटिविटी के काम करें, बुक्स पढ़ें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। और दूसरा ये कि अगर बहुत ज़रूरी भी है बाहर जाना तो कम से कम 3 फुट का डिस्टेंस आम बंदे से, और जिस बंदे पे आपको शक हो कि ये फ्लू का ज़ुकाम का पेशेंट है उससे कम 6 फुट 2 मीटर का फासला रख के तो बात करें। और दूसरा हाथ मिलाने से परहेज़ करें, गले मिलने से परहेज़ करें, क्योंकि ये वायरस अगर किसी शख्स इफ़ेक्टेड शख्स अपने होंठों को, अपने नोज़ की रतूतों को, आइज़ की रतूतों को अगर अपने हाथ में कैरी कर लेता है और 2 घंटे तक उसके हाथ में वो रतूतें या वो वायरस जिंदा रह सकता है, कोई आपके साथ हैंडशेक करेगा तो आपको भी वो मुंतकिल हो जाएगा। फिर आप उसी हाथ को अगर आपने नोज़ वाली साइड पे, होंठों वाली साइड पे, आइज़ वाली साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके बॉडी के अंदर आपकी रतूतों में मिक्स होके आपके एपिथेलियम, जो हमारी जो एपिथेलियम है, जो अंदर हमारी मुंह की कैविटी और सांस की नालियों के ऊपर जो एक लैमिनेशन लेयर लगी होती है उसमें ये एंटर हो जाएगा और फिर उसके थ्रू हमारे सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू और ब्लड के थ्रू ये आगे मुँह कर जाएगा। तो बस अब आपके हाथ को कम से कम कोशिश करें चेहरे वाली साइड पे ना लेके जाए, नाक के नीचे हाथ को कोशिश करें रखने की, और आपके
मुंह को, नोज़ को, आइज़ को ये हाथ ना आपके टच करें। तो दूसरा, और इसके अलावा ये है कि मास्क पहनना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप घर में हैं और अकेले हैं, गाड़ी में अकेले हैं या इर्द गिर्द लोग नहीं हैं, तो फिर मास्क ना पहने ज़्यादा। मास्क जस्ट आपने ट्रांसमिशन रोकने के लिए, किसी दूसरे शख्स से रोकने के लिए आपने मास्क पहना। जब कोई इर्द गिर्द कोई शख्स नहीं है तो ये फ़िज़ा में, हवा में ये जरासीम नहीं है कि आप अकेले एक हेल्दी साफ़ सुथरी जगह बैठे और आपके जी का वायरस उड़ के आगे मुझे लग जाएगा। तो ये वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं। ये अगले की छींक या खांसी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके थ्रू ट्रैवल करके आप तक आएगा और आप इसको फिर इनहेल करेंगे, सब करेंगे अंदर, तो फिर आपके अंदर जाएगा। तो इसलिए मास्क पहने। ग्लव्स पहनने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये स्किन के थ्रू तो आपकी बॉडी में ही शामिल होगा। इसका आपने ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स गंदे होंगे, वो ग्लव्स गंदे आप अगर चेयर पे लगाएं, आइस पे लगाएं तो उसके थ्रू ये ट्रांसमिट करेगा। इसलिए ग्लव्स पहनने का भी कोई ख़ास नहीं है। सबसे ज़रूरी ये है फेस मास्क है, ऐनक है, और टच नहीं करना आपने अपने चेहरे को, अपने हाथों को दूर रखना है अपने चेहरे से। हाथों को वॉश करते रहना, और वॉश करने का भी तरीका इस तरह, क्योंकि जस्ट आप जाए फटाफट वॉश करके तो नहीं आना। कम से कम 20 सेकंड इसको आपने हाथों को ऊपर से भी, अंदर से भी, सामने से भी 20 सेकंड अच्छी तरह साबुन की झाग निकालनी है और झाग के साथ आपने इनको धोना है, पानी के साथ साफ करके, टिश्यू के साथ साफ करके आपने फेंक देना। तो यही कुछ चीज़ें इंशाल्लाह खुदा महफूज रखे। हमारा एरिया अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अब तहकीक हो रही है कि हमारा एरिया थोड़ा रेजिस्ट करता है इस वायरस को, इतनी जल्दी फैलने नहीं देगा, और अगर लोगों में आया भी तो इंशाल्लाह हमारा डेथ रेट दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत कम होगा। इसकी वजह यह है कि हम उस एरिया में जहाँ पे मलेरिया काफ़ी ज़्यादा हमें अफेक्ट आ रहता है, तो लोग मलेरिया से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इस वायरस से भी रेजिस्टेंस उनको देखने में मिली है। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये रखनी चाहिए, एहतियात बहुत ज़रूरी है, लाइट नहीं लेना, लड़ना इसके साथ ज़रूर है, लेकिन हौसले से पैनिक नहीं क्रिएट करनी, और इंशाल्लाह हम ही जान जीत लेंगे। जी कोई करामती साहब का एक सवाल आया बच्चों के जुकाम के हवाले से। देखिए, ये आजकल जो सीज़न चल रहा है, ये फ्लू का सीज़न चल रहा है। आउटब्रेक फ्लू की बहुत ज़्यादा होते हैं आम हालात में, पिछले सालों में भी आप देखें तो इसी मौसम में मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर डिफरेंस आता है, तो फ्लू वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। मोर देन 200 के करीब फ्लू वायरसेस की किस्में हैं। तो ये बच्चों को अफेक्ट करती है, बड़ों को अफेक्ट करती हैं। इसी तरह जिस तरह कहा गया कि 5 साल से कम और 55 साल से ज़्यादा के लोग ये भी कोरोना से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, वो इसीलिए कि ये फ्लू से भी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए ये फ्लू बच्चों में आजकल है, नो डाउट। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो ये आप फर्स्ट आप होम रेमेडीज़ शुरू करें। बच्चों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें, उन्हें लिक्विड ज़्यादा दें, कहवा वगैरह, ग्रीन टी वगैरह दें, और फिर थोड़ी सी उन्हें, अगर तो उनमें बहुत ज़्यादा फीवर नहीं है, बहुत ज़्यादा सांस की उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, तो सिंपल फ्लू की जो मेडिसिन हमारे आम मार्केट में मिलती है, एंटी एलर्जी या एंटी हिस्टामिन, वो आप बच्चों को शुरू करवा दें। तो डॉक्टर से मशवरा करके, फ़ोन करके जो भी वो लिखवाते हैं, मेरा फ़ोन भी इन्होंने आपको दे देंगे, तो आप मेरे से रब्ता कर लें तो वो आपको फ्लू की कोई मेडिसिन मैं लिखवा दूँगा। डोंट वरी, आजकल जो फ्लू काफ़ी ज़्यादा बच्चों में। सज्जाद साहब का सवाल आया कि अगर किसी को गले में दर्द है जबकि बाहर भी
जाता और ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर डरना नहीं है। और कोई ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आपका जिसकी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और आपका कांटेक्ट नहीं है तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। गला दर्द किसी भी वायरल इन्फेक्शन की सबसे पहली अलामतों में से गला दर्द आता है। तो गला दर्द अगर होता है तो मीन्स के इसको हम सोर थ्रोट कहते हैं, कि गले में जाके वायरसेस लगते हैं और फिर थोड़ी सी स्वेलिंग होती है और फिर गला दर्द करता है। और इसका बेहतरीन हल, अगर तो हाई फीवर नहीं है, रेस्पिरेटरी सांस की डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं है और फ्लू बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर घर में आप मैनेज करना चाहें तो सबसे पहले तो गरारे हैं, इसका बेहतरीन हल है। नीम गर्म पानी के साथ गरारे करें, दिन में 3 दफ़ा तो गरारे आप करें ना, सुबह दोपहर शाम। 1 कप नीम गर्म पानी के साथ थोड़ा सा नमक भी डाल लें, तो इसके साथ आप गरारे करें और गला साफ रखें। लिक्विड्स वगैरह ज़्यादा लें, तो ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास मेडिसिन खाने की। अगर बहुत जिस्म टूटता है तो पैनाडोल ली जा सकती है। तो गला दर्द अगर 3 दिन से ज़्यादा या लटके तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब। जी, हुसैन काज़मी साहब का क्वेश्चन है कि ज़ुकाम के लिए इन हालात में दवाई और एहतियात। ज़ुकाम के लिए जैसे मैंने बताया कि पहले तो कोशिश ये करें होम रेमेडीज़, जिसमें आप ये करें कि अपना गला साफ रखें, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, सूप लें, उसके बाद ग्रीन टी लें, जुशांदा वगैरह लें, तो यही ठीक है। अगर नहीं तो पैराडोल ली जा सकती है, एंटीहिस्टामिन जो ज़ुकाम वगैरह के लिए, रिजिक्स वगैरह, वो गोली एक रोज़ाना की ली जा सकती है। तो 3 दिन तक आप खुद देखें, अगर नहीं 3 दिन तक फ़र्क पड़ता तो फिर हमारे पास आए। तो इसका कोरोना का जैसे आपने सुना होगा इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि जब आपके वायरस आपकी बॉडी में आता है और फिर आके अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, और जब तक ये अलामात ज़ाहिर नहीं करता, अलामात ज़ुकाम की, बुखार की, गले दर्द की ज़ाहिर, उस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये मामूलन 7 से 14 दिन का होता है। आपकी बॉडी में अगर ये कोरोना वायरस चला गया है तो इसने 7 से 14 दिन के अंदर अंदर अपने आप को जाहिर करना होता है। इसमें यह है कि या बीमारी माइल्ड सी करेगा या मॉडरेट करेगा या सीवियर करेगा, इसलिए 14 दिन का एक क्वारंटीन में रखते हैं, ताकि इसमें अगर इसमें सीवियर साइड पे ये जाता है तो इसको आइसोलेट करते हैं। फिर आइसोलेशन के बाद फिर देखते हैं कि अगर ये और ज़्यादा सीवियर होती है और इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए फिर इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। तो बहरहाल ज़ुकाम के लिए इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सेल्फ रेमेडीज़ और घर की रेमेडीज़ आप लें। लीमू थोड़ा सा कावे में डाल लें आप, तो लें, बेहतरीन है। सैयद अहमद रज़ा, आम खांसी के लिए क्या एहतियात कर सकते हैं? खांसी के लिए सबसे पहले तो वही एहतियात, सबसे पहली तो यही है, आपने ये ट्रांसमिट दूसरों को नहीं करनी। खांसी करते वक्त जो राय लीक आजकल WHO ने भी कहा है कि का करते वक्त हमेशा अपनी कोहनी पे करें, वो कोहनी के ऊपर करें ताकि ट्रांसमिट दूसरों को ना हो खांसी करते वक्त। ये दूसरा ये है कि खांसी ज़ाहिर है कोई इरिटेशन की वजह से होती है, गले में या सांस की नालियों में कोई इरिटेशन हो तो फिर खांसी होती है। तो आपने गला साफ रखना है, लिक्विड ज़्यादा लेने, कावा वगैरह इस्तेमाल करना है, उससे गला साफ रहेगा और खांसी नहीं आएगी। हसन रज़ा साहब का क्वेश्चन है, मेरे वालिद को दमा का मसला है, इनके लिए एहतियात और इलाज इन हालात में। देखिए, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जो इस कोरोना के शिकार हो सकते हैं, उनमें ये लोग हैं जिनको सांस की पहले से प्रॉब्लम, अंडरलाइन प्रॉब्लम्स हैं। आपने अपने से 2 गुना ज़्यादा वाला साहब को केयर करनी है, उनको आइसोलेशन रखें। इनको में आम फ्लू वाले लोग भी उनको ना मिलें, ज़्यादा उनके पास ना जाएं, फासला रखें उनसे। उनको भी आप मास्क वगैरह यूज़ करवाएं, और अगर उनकी बीमारी
दमा जो आप बता रहे हैं वो अगर शिद्दत में है तो आप उसका ज़रूर इलाज करें, उसको लटकने ना दें, क्योंकि अकेला कोरोना वायरस अगर किसी शख्स में आता है तो वो बड़ी जल्दी सेटल हो जाता है और इजीली सेटल हो जाता है। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं को इन्फेक्शन, कि इस इन्फेक्शन के साथ और दूसरे तीसरे जरासीम भी, जैसे इन्फ्लुएंजा के कुछ जरासीम हैं, कुछ माइकोप्लाज्मा टीबी के जरासीम भी, और एसवी वायरस, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस होते हैं, वो भी चले जाते। जब ये को इन्फेक्शन होती है, 2-3 बीमारियों के जरासीम चले जाते हैं, फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है और डेथ भी मामूलन उनकी होती है जो एक बीमारी के साथ 2-3 बीमारियों के साथ 2-3 वायरसेस के अटैक में आ जाते हैं। इसलिए दमे के पेशेंट या सांस के पेशेंट को बहुत अग्रेसिवली आप ट्रीट करें, उनको फिट रखें, और फिट रखने के लिए वो पहली अपनी जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसी के साथ स्ट्रिक्ट हो जाए, या ये है कि नई ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के साथ ज़रूर कांटेक्ट करें और बिल्कुल इसमें आपने कोताही नहीं करनी, उनको बिल्कुल फिट करें। इंशाल्लाह वो भी इस फेज में से बड़ा इजीली गुजर जाए। मौज़म शराजी साहब का क्वेश्चन है कि कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन जो अभी तक इस पे बड़ा रिसर्च हो रही है, लेकिन कपड़े का मास्क हमारे मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये वायरस को फिल्टर नहीं करता, और बल्कि इवन एक स्टडी आई है कि 0 हद तक ये वायरस को जो है ना वो फिल्टर नहीं कर सकता, इसमें से वायरस गुजर जाता है इसके पोर्स के दरमियान में, कपड़े के दरमियान में, उसी बुनाई में से ये गुजर जाता है। और ये जस्ट डस्ट को रोकने के लिए या कुछ बैक्टीरियाज को रोकने के लिए तो हो सकता है, लेकिन वायरस इसमें से पास आउट हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आप अपने आप को सेफ ना समझें। हाँ, एक थोड़ा सा आप पहनेंगे, अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो पहन सकते हैं। पहनने से ये है कि कुछ कम अज़ कम कुछ पोल्यूशन से तो आप महफूज हो जाएंगे, लेकिन आप समझें कि ये पहन के आप कोरोना से महफूज हो जाएंगे, ये आप 100% अपने आप को सेफ ना समझें। जो सही मास्क है वो ये सर्जिकल मास्क ही है। इसमें भी 2 किस्म के, एक तो इस तरह के मास्क होते हैं और एक मास्क दूसरे जो उस पर N95 कहते हैं, वो मास्क थोड़ा सा बेहतर होता है, फिटर उसका अच्छा होता है, फिर ये क्योंकि उसकी शेप की तरह भी होती है, आप इजीली बोल सकते हैं। अब मुझे भी मास्क इसलिए उतारना पड़ा है कि अगर मैं इसको इतना लगाऊं तो अच्छे तरीके से मैं बोल नहीं पाऊंगा, अनकंफर्टेबल मैं फील करूंगा, तो इसलिए वो अगर N95 मास्क मिले तो वो बहुत अच्छा, उसके अंदर आप इजीली आप बोल भी सकते हैं और उसकी फिल्ट्रेशन भी बहुत अच्छी है। तो कपड़े का मास्क मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन चले इस हवाले से कि अगर आपको ये नायाब हो गए हैं, मार्केट से नहीं मिल रहे, तो वो पहनने से थोड़ा सा बंदा मोहतात हो जाता है ज़्यादा। सैयद अली काज़मी, चेस्ट इन्फेक्शन कोरोना की तरफ तो नहीं जाता, चेस्ट इन्फेक्शन कोरोना की तरफ तो नहीं जाता। हाँ, ऑलरेडी अगर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो चुकी है तो वो ज़ाहिर है किसी खास या वायरस की वजह से या किसी बैक्टीरिया की वजह से हुई है। अलबत्ता कोरोना की तरफ ये जा सकता है, उसकी वजह ये है कि कोई भी सांस की ऐसी तकलीफ या कोई भी किसी किस्म की बीमारी ज़ाहिर है हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देती है और कोरोना इजीली उन पे अटैक कर सकता है। इसलिए चेस्ट इन्फेक्शन वाले मोहतात रहे, जिनको इन्फेक्शन किसी और वजह से हुई है, मोहतात रहे कि उनमें कोरोना सुपर एडेड इन्फेक्शन के तौर पे या को इन्फेक्शन के तौर पे ये साथ ना आए। तो चेस्ट इन्फेक्शन वाले, सांस के मरीज, एलर्जी के मरीज, ये मोहतात हैं तो बेहतर। सैयद असद बुखारी साहब,
मेरी वालदा को शुगर है, इनके लिए लेकिन शुगर वाले पेशेंट भी वही पेशेंट हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी डाउन हो गई होती है, इम्यून सेल्स या इम्यून सिस्टम इनका अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा होता ड्यू टू ये तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ होती है। दूसरा ये कि खुद डायबिटीज़ में भी हमारे जो डिफेंसिव सिस्टम के जो सेल्स हैं वो अच्छे काम नहीं कर पाते, और शुगर वाले मरीज़ बहुत प्रोन होते हैं इस बीमारी के लिए, और उन्हें बहुत एहतियात करनी चाहिए। हाँ, हमारे से डबल ट्रिपल इन्हें मोहतात रहना पड़ेगा। किसी भी लंबी बीमारी वाले मरीज़ जो नकाहत और कमज़ोरी अपने आप में महसूस करते हैं, वो अपने आप को उन्हें एहतियात करने की ज़रूरत है। शुगर वाले पेशेंट को खासकर बहुत ज़रूरत है एहतियात करने की। फहद जाफरी साहब, इम्यून सिस्टम की बेहतरी कैसे, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी आप इस पे टेक होम मैसेज समझ लें, और इस पे आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है। और टेक होम मैसेज ये है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें जैसे मैंने पहले भी बताई हैं। आपको डिहाइड्रेशन आप में नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी आप में नहीं होनी चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, 12 से 16 गिलास तक भी आप पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे, ये नहीं एकदम भी है, थोड़ा थोड़ा 2 गुण पिए छोड़ दें, थोड़ी देर बाद 2 गुण पिए छोड़ दें, गला तार रखें अपना, और लिक्विड्स की सूरत में ज़्यादा लें चीज़ें, कहवे वगैरह लिए जा सकता है, जुशांदा लिया जा सकता है, ग्रीन टी ली जा सकती है, ये लिक्विड्स नंबर 1। नंबर 2 विटामिन सी और सिट्रस फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतरीन इन्हेंस करती हैं। नींबू चाय में, कावे में या पानी में डाल के चंद कतरे लेमन के आप डाल के आप लें, बेहतरीन है। ये भी मौसमी किन्नू आजकल मौसम है, ये आप लें, ग्रेप फ्रूट लें, अमरूद लें। इसके अलावा और भी बहुत से फल हैं जिनमें जिंक भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। ये सब फल, सब सब्जियाँ, सैलड्स बेहतरीन है, इसके लिए आपको लेना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पावरफुल करने के लिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। डिप्रेशन, स्ट्रेस और इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, अपनी नींद पूरी करें, अपने जिस्म को बेजान ना थकाएं और अपने जिस्म को कमज़ोर ना होने। तो इंशाअल्लाह ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। मिस बतूल का एक क्वेश्चन है कि हामला खवातीन के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं। एहतियाती तदाबीर, बाकी तो जो एहतियाती तदाबीर है वो तो साथ साथ चलती ही हैं, लेकिन इनके लिए स्पेशल यही है कि जो हामला खवातीन होती हैं ये भी थोड़ी सी इम्यून सिस्टम इनका भी वीक हुआ होता है, ये भी कमज़ोर थोड़ा सा होती हैं, जल्दी बीमारियाँ इनको लग सकती हैं। इसलिए ये अपने आप को प्रॉपर कवरिंग में रखें, सोशल डिस्टेंसेस में रखें, और किसी बीमारी को, किसी प्रॉब्लम को लटकने ना दें, और अपने आप को महफूज रखें। इस तरह आम लोग महफूज रखते हैं, इसी तरह पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और खास में नहीं कहते हैं अगर खवातीन में कोरोना का कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो ही इनका दूसरे आम पेशेंट्स की तरह इनका भी आइसोलेशन में जाना ज़रूरी है, और साथ इनका ट्रीटमेंट ज़रा स्पेशल केयर में इनका होगा। तो बहरहाल ये भी ऐसे ही समझें कि ये वेरी प्रोन टू गेटिंग डिजीज़ है, थोड़ा मोहतात रहेंगे। अली अब्बास साहब हैं, जिस्म में दर्द होना कोरोना की अलामत तो नहीं? जी, कोरोना की अलामतों में है जिस्म दर्द, थकावट का एहसास ज़्यादा होना, बुखार होना, गले का दर्द,
ये सारी इस अलामतों में है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप जिस्म दर्द को कहेंगे ये कोरोना की अलामत है तो नहीं हो। कोरोना की अलामत में जिस्म दर्द ने है, लेकिन सिर्फ जिस्म दर्द के साथ आप समझेंगे कोरोना है। कोरोना की जो मेन अलामतों में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेन अलामतों में यही है कि आपके गले में दर्द हो और सीवियर किस्म की चुभन वाली दर्द होती है, सांस की तंगी बहुत इम्पोर्टेंट है, खांसी बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्लू और हद से ज़्यादा फ्लू ये भी इसमें इसकी अलामतों में आता है, और टेस्ट का ख़त्म हो जाना और स्मेल का ख़त्म हो जाना ये भी इसकी अलामतों में आता है। तो बहरहाल ये वार्निंग साइंस है, जब भी हो ज़रूर आप इनको ऑब्जर्व करें और अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन में ले जाएं। जो भी फील करता है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहले लाइफ में कभी भी इस तरह की मुझे थकावट नहीं हुई, इस तरह का मुझे फ्लू नहीं हुआ, इस तरह का मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो वो यही समझे कि कोई इस समथिंग इज़ डिफरेंट, तो अपने आप को थोड़ा आइसोलेशन में लेके जाने में हर्ज कोई नहीं है दूसरों के लिए। तो सईदा शफक आजमी का बाप लेना कोरोना से बचाव करता है। जी माशाल्लाह अच्छा क्वेश्चन है ये, और कल परसों से मैं कुछ क्लिप्स भी देख रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर कि बड़ा अजीबोगरीब किस्म का एक शख्स ने प्रेशर कुकर में पानी डाला और उसकी भाप बनाई, भाप बना के उसने ऊपर कुकर में से वो जो उसका होता है वेट उठाया और उठा के उधर पाइप लगा के तो उसकी वो स्टीम ले रहा है और रिकमेंड कर रहा है। बहुत ही ख़तरनाक तरीका है। एक तो ये तरीका ही बहुत ख़तरनाक है भाप बनाने वाला, और फिर ये इस तरह की इतनी स्पीड में और इतनी गर्म इतनी हाई टेम्परेचर वाली भाप तो वैसे ही आपके नोज़ के अंदर आपकी एपिथेलियल लेयर को वैसे ही उड़ा देगी, आपके वैसे ही वो हीट इंजरी कर देगी आपकी नोज़ को, आपके गले को, आपके फेफड़ों को। और वैसे भी वो प्रेशर से बनी होती है गैस, उसमें वो गैस बन जाती है, भाप नहीं बनती। वो तो स्प्लिट कर देती है, H2O को स्प्लिट करके तो आप गैसेस ले रहे हैं, वो भाप नहीं हो रही होती। भाप वही है जो एक आप पानी को उबाले 100 डिग्री पे जब पानी उबलता है उसमें जो बुखारात उठते हैं, वेपर उड़ते हैं, जिसमें छोटे छोटे बारीक ड्रॉपलेट्स होते हैं बड़े, और वो आपको भाप लेने का असल मकसद ये होता है कि आपका एयर ट्रैक तर रहे, खुश्क ना हो, डैमेज ना हो, क्रैक्स ना आए, ताकि उसमें से जरासीम को रास्ता ना मिले अंदर आपके गोश्त में, आपके ब्लड में जाने का। तो अगर आप स्टीम लें, और स्टीम वही जो राई तरीका या स्टीमर्स बने होते हैं, या पानी गर्म करके देचकी में या फ्लास्क में पानी को डाल के उसके अंदर से, तो वो स्टीम बहुत अच्छी है कोरोना से बचाव के लिए। आपके एयरवे ट्रैक्स को हाइड्रेट रखती है, गीला रखती है, नम रखती है, तर रखती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, भाप लेनी चाहिए, लेकिन नहीं वो उल्टे तरीके से नहीं सही। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आपने काफ़ी चीज़ें इसमें से लर्न की होंगी मेरे एक नाक़िस नॉलेज के हिसाब से। अलबत्ता ये एक ऐसा वायरस है कि इसकी अभी स्टडी जारी है, हर रोज़ नए से नया प्रोटोकॉल आ रहा होता है, और अगर किसी को इससे बेहतर को प्रोटोकॉल नज़र आए तो बिल्कुल उस पर अमल करना चाहिए। मैंने तो अपने इल्म के मुताबिक आपको बताया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे और ज़रूर इस जंग में जीतेंगे। और इसके साथ साथ बीइंग मुस्लिम आपको ये मैसेज है, अब आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है, घरों में आप बंद हैं, अपने टाइम को ज़ाया मत करें और इसको ज़रूर पॉजिटिव साइड पे लेके जाए, अपनी तशनीगी को दूर करें, अपनी इल्मी तशनीगी को दूर करें, और अक्सर जो अपने आप को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं वो इल्म की तरफ रजू करते हैं, और अपने टाइम को इस्तेमाल करें और इस्लामी कुतुब का मुतालिया करें, तारीख़ का मुतालिया करें, अपने अहले बैत की सीरत का मुतालिया करें,
तिब अहले बैत में से बहुत से नुस्खे आपको मिलेंगे, और इसके अलावा कई वजीफ़े, कई इस्तग़फ़ार और कई आपको चीज़ें मिलती हैं जिनको ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करें। साइंस के साथ साथ आपको खुदा तबारक व तआला से भी इस बीमारी से लड़ने और इससे निकलने के लिए तौबा और इस्तग़फ़ार का रास्ता ज़रूर अपनाना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस्तग़फ़ार करें, खुदा से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और उसके कहर और गज़ब से अपने आप को महफूज रखने के लिए वज़ाइफ करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, बच्चों के साथ टाइम बच्चों को दें, बच्चों की नशो नमा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।